ओके स्टूडेंट्स, करें शुरू? यस मैम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना थर्ड यूनिट का, जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, भारत का विदेशी व्यापार, यानी कि इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसके अभी एक बार मेरे पास हिंदी में ही पीडीएफ है, इंग्लिश में बाद में मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है ना? अब देखो, बेसिकली चैप्टर है आपका इंडियाज फॉरेन ट्रेड, कि भारत का, यानी कि जो आपका इंडिया है, भारत है, उसका विदेशी व्यापार कैसा है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स आए हैं, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो बेसिकली बात देखो, सबसे पहले इसने बोला है जैसे कि विदेशी व्यापार का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। आपने काफी चीजें, काफी चैप्टर्स इस रिगार्डिंग पढ़ लिए हैं कि विदेशी व्यापार का क्या महत्व है। बताओ जरा, विदेशी व्यापार का क्या महत्व होता है, क्यों कर रहे हैं हम विदेशी व्यापार? स्टूडेंट्स में कुछ पूछ रही है, मुझे जल्दी बताओ। क्योंकि मैम उस चीज की डिमांड ज्यादा है मैम। किसकी डिमांड ज्यादा है? क्या बोले, दोबारा बोलो। मैम जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, जो भी करवा लेके आ रहे हैं आपके कंट्री में, उस चीज की मैम डिमांड ज्यादा है मैम। अच्छा, तो मतलब क्या डिमांड क्यों करते हैं वैसे हम? अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरी करने के लिए, है ना? यस मैम। नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए मैम। नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। और और जिस चीज की हमारे देश में कमी है हम्म, उसको हम इंपोर्ट कर देते हैं, और जिसका प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं। अच्छा, और बताओ। देखो, सबसे पहले अगर मेन बात उनका है ना, हमें फॉरेन ट्रेड की जरूरत है अपना डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अपने आर्थिक विकास के लिए सबसे ज्यादा हमें फॉरेन ट्रेड की जरूरत है, यानी कि विदेशी व्यापार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो, अब जैसे कि हमने बात करी कि सारी चीजें हम अपने इंडिया में नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो प्राकृतिक साधन होते हैं, जरूरी नहीं है वो अवेलेबल हो। एनवायरमेंट जो चाहिए होता है, क्लाइमेट जो चाहिए होता है, वो वहाँ उस चीज के लिए यहाँ पे फेवरेबल ना हो, है ना? तो इस चीज के लिए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है एक तरीके से, कि उन चीजों को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें अगर डेवलपमेंट करना है तो अब देखो, डेवलपमेंट करना है तो मेनली हम बात करें तो हमें पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो यानी कि अगर हम अलग अलग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर और भी जैसे कि अगर हम अपने कंट्री में भी कोई सामान बना के और फिर उसको बाहर बेच रहे हैं, उससे भी पैसा आएगा। तो कहने का बेसिकली मतलब क्या है कि विदेशी व्यापार किस लिए जरूरत है, किस लिए जरूरी है? हमें बेसिकली डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, यानी कि आर्थिक विकास चाहिए, तो उसके लिए अगर विदेशी व्यापार की जरूरत है, यानी कि फॉरेन ट्रेड की जरूरत है सभी। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने पॉइंट बताए, ये सारी बातें बिल्कुल सही है। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अब देखो, अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, ठीक है, यानी कि हम सामान का क्या कर रहे हैं, मान लो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यानी कि हम अलग अलग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इंडस्ट्री के में वहाँ काम करने के लिए हमें मजदूर भी चाहिएंगे। यानी कि हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं, हम रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, है ना? उसके बाद हम सामान बना रहे हैं, सामान बना के बेचेंगे बाहर, तो क्या कर रहे हैं हम, उसके कारण भी हमारी इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि जो विदेशी व्यापार है ना, ये जो आपका फॉरेन ट्रेड है, ये आपकी ग्रोथ, आपकी कंट्री की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई हैं। जो आपके पहले 5 ईयर प्लान्स होते थे ना, अब तो नहीं है 5 ईयर प्लान्स, लेकिन जो पहले 5 ईयर प्लान्स थे, तो उनमें विशेष ध्यान दिया जाता था कि भाई हम क्या करके, कैसे करके हम अपने फॉरेन ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज भी बनाई गई थी, बनाई जाती रही है अलग अलग टाइमिंग पे, अभी भी बनाई जाती है। ऐसी बात नहीं कि पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई तो पॉलिसीज नहीं बनाई जाती, पॉलिसीज अभी भी बनाई जाती हैं। लेकिन वैसे इन्होंने मेन बात की कि उस टाइम पे, पंचवर्षीय योजनाओं के टाइम पे, खासकर विदेशी व्यापार को और विकसित करने के लिए काफी ज्यादा कई स्टेप्स उठाए गए थे। ठीक है, जिसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट स्टेप, अगर सबसे पहला कह सकते हैं हम, जिससे सबसे पहला स्टेप जो था, वो था हमारा 1991 के रिफॉर्म्स। ठीक है, जिसको आप एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हो।
वो हम बेसिकली एलपीजी जो पॉलिसी लेके आए थे, वो लेके क्यों आए थे हम, वो इसीलिए लेके आए थे क्योंकि 1991 से पहले हमारे जो पॉलिसीज थी ना वो कैसी थी, क्योंकि देखो क्या हुआ था कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे हमने हमारी जो सरकार थी यानी कि उसने क्या किया था, काफी हद तक अपने ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, यानी कि बाहर की कंट्री से ज्यादा ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो हम आप लोगों को शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि देखो उससे क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिन्होंने हमारे पर 200 साल तक राज भी कर लिया था, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टार्टिंग में आई थी वो क्या करने आई थी, वो ट्रेड करने ही आई थी, है ना, व्यापार करने ही आई थी। और फिर उसके बाद इतने यस मैम। लंबे टाइम तक वो हमारे ऊपर क्या कर गई थी, काफी देर तक रूल करके गई थी। तो इस चीज के कारण ही क्या हुआ था कि फॉरेन ट्रेड को थोड़ा सा मतलब उस टाइम पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जो हमारी पॉलिसीज थी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी उस टाइम पे, कि बाहर की भी कंट्रीज के साथ इतना इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना, या फिर वो कंट्री आके हमारे देश में ट्रेड नहीं करेगी, इस तरीके से बहुत ज्यादा थी। बट इसके कारण हुआ क्या कि जब हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, हमने इसमें देखा कि ट्रेड है, मतलब अब जब हम फॉरेन ट्रेड नहीं कर रहे थे तो हम ठीक है, हम अपने कंट्री में बहुत सारे हमने पॉलिसीज वगैरह चलाई जिसके कारण हम अपनी इनकम बढ़ा सके, लेकिन हमारी जो ग्रोथ रेट डिसाइड हम करते थे पंचवर्षीय योजनाओं में, हमें ग्रोथ रेट डिसाइड करते थे ना स्टार्टिंग में कि भाई हम इतनी ग्रोथ रेट को अचीव करेंगे, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे थे। जो हम डिसाइड करते थे कि भाई इतनी इतनी ग्रोथ रेट है, इसको हम अचीव करेंगे अपने 5 साल के काम में, ठीक है, तो लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए फिर 1991 में पॉलिसीज में चेंज लेके एलपीजी पॉलिसी लेके आए गए, और जिसको आप बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो पहले जैसे कि काफी सारी काफी सारी इंडस्ट्रीज को क्या था, प्राइवेटाइजेशन क्या था कि काफी सारी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती थी उनको प्राइवेट सेक्टर के अंडर कर दिया गया था। लिबरलाइजेशन में क्या था कि पहले अगर आपको कोई इंडस्ट्रीज लगानी होती थी तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता था, ठीक है, तो उस लाइसेंस को हटा के मतलब काफी सारी शायद 18 इंडस्ट्रीज थी स्टार्टिंग में, और उसको चेंज करते करते एंड में सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज पे छोड़ा गया था कि सिर्फ इन 2 इंडस्ट्रीज को लगाने में आपको लाइसेंस की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। और ग्लोबलाइजेशन तो क्या था, ग्लोबलाइजेशन है कि भाई जो एमएनसीज का नाम सुना होगा आपने, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, है ना, एमएनसीज का नाम सुना है सभी ने? यस मैम। यस मैम। तो जो वो बाहर की एमएनसीज क्या होती हैं कि बाहर के देशों की जो इंडस्ट्रीज होती है, कंपनियां होती है, वो आके हमारे देश में अपना काम कर सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में वही चीज थी कि जो हमने थोड़े हम गवर्नमेंट ने जो थोड़े स्ट्रिक्ट रूल कर रखे थे कि भाई नहीं लगा सकती हैं, उसके बाद 1991 के बाद क्या किया गया था कि मतलब अब बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं और या जो कंपनीज हैं वो आके हमारे यहाँ पे बिजनेस कर सकती थी, ठीक है। तो अब बेसिकली जो बात है कि इस चैप्टर के अंदर हमें जो एक तरीके से जो हमारे फॉरेन ट्रेड हमें जो पढ़ना है वो 1990 के बाद के टाइम से पढ़ना है, 1990 मतलब इन द सेंस की, क्योंकि देखो उससे पहले तो हमने इतनी ज्यादा हमारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी तो हमारा फॉरेन ट्रेड इतना कुछ खास था नहीं, ठीक है। तो अगर हमें फॉरेन ट्रेड पढ़ना तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे रिफॉर्म्स थे ना 1991 के रिफॉर्म से, उसके बाद से ही हमें वो चीज को पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉरेन ट्रेड में सभी को पता है, देखो 2 चीज होती है, एक तो इम्पोर्ट और एक एक्सपोर्ट, सभी को पता है, आयात और निर्यात, ठीक है। अब एक एक टॉपिक उठाएंगे हम कि फॉरेन ट्रेड में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। तो पहला तो चीज है आपकी वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार का परिमाण की वॉल्यूम क्या था, यानी कि 1991 के बाद से लेके इसमें 2000 लेटेस्ट डाटा इसमें 2016-17 का दे रखा है। अगर आपको और डाटा वैसे मिल जाएंगे नेट के ऊपर तो आप सर्च करोगे, थोड़ा काम करो, ठीक है, आप लेटेस्ट डाटा लिखना है इसके अंदर, ठीक है, आपको गूगल पे सब मिल जाएगा, आप डाटा सर्च करके अपने लेटेस्ट डाटा लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है, जितना लेटेस्ट मिल सके, क्योंकि इसमें क्लास जो डाटा दे रखे हैं ना वो 2016-17 के दे रखे हैं। तो अगर विदेशी व्यापार का परिमाण की बात करें तो चलो आगे बताती हूँ कि बेसिकली होता क्या है। अभी इसका लास्ट पॉइंट ये है, अभी पहले हम बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको। तो सबसे पहले पढ़ना है विदेशी व्यापार का परिमाण यानी कि वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, दूसरा कंपोजिशन यानी कि रचना, तीसरा डायरेक्शन यानी कि दिशा,
और चौथा है आपका जो रिसेंट ट्रेड पॉलिसीज यानी कि तत्कालीन व्यापार नीतियां जो बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, वो आपको इसके अंदर करना है। ठीक है, यानी कि पूरे चैप्टर में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला परिमाण, दूसरा रचना, तीसरा दिशा एंड चौथा जो भी मेन आपकी और रिसेंट की जो नीतियां हैं वो बनती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, तो चलो पहले सबसे पहली बात करते हैं हम आपके वॉल्यूम की, यानी कि परिमाण। देखो वॉल्यूम में बेसिकली आपको वॉल्यूम में ना दोनों चीज आपको इंक्लूड करके पढ़नी है कि कितना तो आपका आयात हुआ, कितना आपका निर्यात हुआ। ठीक है, 90 और इसमें हमें बेसिकली कंपैरिजन करके बताना है कि 1990 और 91 में कितना आपका विदेशी व्यापार था, और अब अगर आपका बात करते हैं 2016-17 की, क्योंकि इसमें मेन जो डाटा 2016-17 का दे रखा है, तो वो कितना है वो बताना है हमें। ठीक है, परिमाण मतलब कि टोटल कितना ट्रेड हमारा बढ़ा है। तो 1990 में अगर आप इसमें देख रहे हो कि 1990 में जो हमारा विदेशी व्यापार का परिमाण था यानी कि वॉल्यूम था, वो था 75,751 करोड़ रुपीज। ठीक है, इतना था, जो कि 2016-17 में आप इसमें देख सकते हो 44 करोड़ 27 लाख 95 करोड़ रुपीज हो गया है। यानी कि अगर हम इस 25 ईयर्स की हम बात करते हैं, यानी कि 25 वर्षों में बात करते हैं, तो हमारा विदेशी व्यापार लगभग 58.4 गुना टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, परिमाण में आपको यही बताना है कि आपका बेसिकली आपका विदेशी व्यापार बढ़ा कितना है, जिसमें आपको अगर आपको ये डिजिट्स याद नहीं होती, ठीक है, मतलब ये जो आपको जैसे 75,000 वगैरह दे रखा है, ये याद नहीं होता, लेकिन आपको इतना याद जरूर करना पड़ेगा कि कितना टाइम उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, जैसे किसी 58.4% दे रखा है ना, कि लगभग उस टाइम से लेके अब तक में इतने से इतना ज्यादा हमारा वॉल्यूम बढ़ गया है विदेशी व्यापार का। ठीक है, उसके बाद इसमें ये देखो, ये टेबल दे रखी है ना इस चैप्टर में। देखो मेन जो टेबल्स दे रखी है ना, आप इस टेबल्स को अच्छे से देख लेना। अगर एग्जैक्ट तो देखो एग्जैक्ट फिगर किसी को याद नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत आइडिया मतलब थोड़ा बहुत आइडिया के साथ चीजें लिख सकते हो। जैसे कि अगर 5 के आसपास की फिगर है तो आप ठीक है पीछे की डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन आगे की चीजें सेम लिखोगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि देखो इतना इंसान हो, कोई कंप्यूटर तो हो नहीं, तो इतना डाटा नहीं याद होता। तो मेन ईयर्स के याद कर लो कि जब आपका रिफॉर्म का टाइम था, यानी कि 1990 से 91 का के टाइम पे बेसिकली आपके वॉल्यूम कितने थे ट्रेड के, और उसके बाद जब रिफॉर्म्स हो गए 1992 से 2004 में, और अभी जो लेटेस्ट का बीच के सालों का आप छोड़ सकते हो कि कितना डाटा नहीं याद होगा, फॉर श्योर किसी से याद नहीं हो पाएगा इतना डाटा। ठीक है, क्योंकि डाटा इसमें याद करने के लिए बहुत है। तो जैसे कि बस इसमें हम वॉल्यूम में बेसिकली आपको यही बताना है कि आपके रिफॉर्म के टाइम से लेके अब तक में वॉल्यूम जो इंटरनेशनल आपका जो फॉरेन ट्रेड है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, और लगभग कितने गुना वृद्धि हुई है? 58.54 जितना भी था वो कितना था आपका। देखो मैंने बोला ना कि एग्जैक्ट याद नहीं 4 है, एग्जैक्ट नहीं भी याद होता तो कोई इशू नहीं है, बट आगे के डिजिट्स को याद रख लेना। ठीक, ये हो गया आपका वॉल्यूम। दूसरा टॉपिक है आपका कंपोजिशन का, यानी कि रचना का। देखो आप सभी को पता है फॉरेन ट्रेड में 2 चीज हम पढ़ते हैं, एक होते हैं आपके आयात, एक होते हैं आपके निर्यात, यानी कि एक होता है आपके इंपोर्ट, एक होते हैं आपके एक्सपोर्ट। तो कंपोजिशन में क्या पढ़ना है आपको? कंपोजिशन में यही चीज पढ़नी है कि आपके इंपोर्ट कैसे हैं और आपके एक्सपोर्ट कैसे हैं, ये कंपोजिशन में आता है। ठीक है, अब इसमें मेनली आप बात करोगे कि कौन कौन, देखो ये दिखा एक ये लिखा हुआ विदेशी व्यापार की रचना की अगर हम बात करें तो आयात और निर्यात। हमारे जो फॉरेन ट्रेड के अगर हम कंपोजिशन की बात करें ना, तो उसमें काफी चेंज आया। स्टार्टिंग में ना हम पहले क्या करते थे, जो मतलब स्टार्टिंग में जब रिफॉर्म से पहले की बात करते हैं हम, ठीक है, तो उस टाइम पे हम मेनली जो निर्यात करते थे ना अपनी वो जैसे चाय हो गया, जूट हो गया, कॉफी, खनिज पदार्थ हो जाते हैं, जो मिनरल जो मेटल्स होते हैं वो उनका इन चीजों का हम ज्यादा निर्यात करते थे। लेकिन अब अगर हम देखते हैं अपने निर्यातों में तो अब हमारे रसायन, चमड़े, ज्वारात यानी कि ज्वेलरी
और जो आपकी इंजीनियरिंग गुड्स होती हैं, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनका रेशो ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। वैसे ही आपका आयात का जो कंपोजिशन कह सकते हैं, यानी कि आयात जिन चीजों का हम पहले ज्यादा करते थे, अब उनका हम इतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम मेन बात करते हैं कि किन किन चीजों का हम आयात करते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आता है मशीनरी। सबसे पहले तो नहीं, लेकिन हाँ इन्होंने ऐसे ही दे रखा है, आप इसमें अगर हो सके ना तो इनको आप उसके बाद कि कौन से किस चीज का सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद किस चीज का करते हैं, तो आपको आप इसको इस सीरीज में याद करना। जैसे कि आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हो, सबसे ज्यादा इंपोर्ट आप किसका कर रहे हो, पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का करते हो। उसके बाद अगर हम देखें तो मशीनरी का लिखा हुआ है, ठीक है। मशीनरी के बाद अगर आप बात करते हो तो फिर कौन सा आ गया, आपके जो रत्न होते हैं, यानी कि जो जेम्स और स्टोन्स होते हैं, प्रीशियस जेम्स एंड स्टोन्स जो आपके होते हैं। स्टोन्स पता है ना सभी को, ये जो ज्वेलरी वाले स्टोन्स नहीं होते। यस मैम। ठीक है, तो आप इनका करते हो, तो इनको जब याद करो ना, तो इनको याद करने के का तरीका यही है कि जिनका परसेंटेज ज्यादा है उनको उसी क्रम में, उसी मतलब क्या बोलते हैं स्टेप में याद करो, उसी उसको क्रम में याद करो। कि जैसे कि पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे उसको ही रख लो, ठीक है। फिर उसके चीज से आपको ये भी याद हो जाएगा ना कि कौन कितना ज्यादा, क्योंकि देखो ये एग्जैक्ट फिगर तो याद होनी नहीं है, तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि पहले नंबर पे कौन सा आता है, ताकि आप उसमें लिख सको कि हाँ इस चीज का हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। साथ में किन कंट्रीज के साथ आप सबसे ज्यादा आयात करते हो वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है कि ये मशीनरी का मेनली कहाँ से मंगाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस, यूरोप, इन कंट्रीज से हम मशीनरी का ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद लो इस्पात का दे रखा है, लो इस्पात हम बेसिकली अमेरिका, इंग्लैंड, इटली वगैरह से मंगवाते हैं, ठीक है। और धातुएं, अगर हम अलो धातुओं की बात करें तो ये हम मलाया, ब्राजील, अमेरिका, इन देशों से मंगवाते हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो ऑब्वियसली बात है ओपेक कंट्रीज हैं जो आती है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इनसे ही हम मंगवाएंगे क्योंकि ये यहीं पे पेट्रोल होता है आपका, ठीक है। या फिर एक कुछ और याद नहीं होता ना आपसे, तो ये जो आपका दिख रहा है ना आपको पाई चार्ट, ये पाई चार्ट जरूर याद कर लेना कि सबसे पहले आप सबसे ज्यादा अगर आप इसमें देखो इस अदर्स को छोड़ दो, अदर्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो सबसे ज्यादा हम किस चीज का इंपोर्ट करते हैं, फ्यूल का इंपोर्ट करते हैं, जो कि 22.7% है, ठीक है। मतलब टोटल इंपोर्ट का 22.7% तो हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो फिर कौन सी चीज आती है आपकी, फिर आती है आपकी मशीनरी। मशीनरी के बाद आता है आपका प्रेशियस स्टोन जो कि 6.2% है। उसके बाद आपके ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट आते हैं जो कि 5.5% है। और उसके बाद जो आपके बच जाते हैं, इसने अदर्स करके लिख रखा है, यानी कि इस अदर्स में क्या क्या चीज आ गई आपकी, ये जो बाकी बच गए, जैसे कि आपका अलोह धातुएं हो गई, ठीक है, रासायनिक खाद, अनाज के उत्पाद, प्लास्टिक, कागज, काजू, ये सारी चीजें अदर्स में आपकी आती हैं। तो कुछ और यही याद होता तो एटलीस्ट आपको ये पाई चार्ट याद होना चाहिए कि कौन सा कितना परसेंट आपके इंडिया के इंपोर्ट में, मतलब किसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। समझ गए ना? यस मैम। उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, देखो एक चीज और है, ये जो प्रेशियस स्टोन्स है ना, ये प्रेशियस स्टोन्स लिखा हुआ है, इसका हम इंपोर्ट भी करते हैं। और इनको ही अगर हम अपने एक्सपोर्ट में देखें ना, तो एक्सपोर्ट में आपका देखो जैसे कि पाएगा हुआ, ये देखो एक्सपोर्ट में जेम्स एंड ज्वेलरी का आप एक्सपोर्ट भी ज्यादा करते हो। तो अब कोई अगर किसी के दिमाग में आए कि भाई हम इनका इंपोर्ट भी इतना, अपने इंपोर्ट्स में इंपोर्ट भी ज्यादा कर रहे हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कैसे हो, ये चीज कैसे पॉसिबल है कि इंपोर्ट भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्या चीज होती है कि इंपोर्ट हम करते हैं जो आपका बेसिकली जो रॉ मटेरियल आप कह सकते हो, जैसे कि अगर आपको सोना बनाना है, ठीक है, सोने की ज्वेलरी बनानी है तो सोना तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। वहीं पे अगर आपका कोई ये जो पत्थर होते हैं आपके जो जेम्स होते हैं, इनको अगर आपको इनकी ज्वेलरी बनानी है तो ये भी तो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इंडिया में कि इनको इंपोर्ट करके
बना के और उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे इनका एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, यस मैम। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट की बात करिए, देखो ये 16-17 का डाटा है, पहली बात इतना ध्यान रखना है, 16-17 का डाटा है। अगर आप आज के डाटा की बात करते हो तो उसमें थोड़े चेंजेस पा सकते क्या, पाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है जेम्स एंड ज्वेलरी आपका फर्स्ट नंबर पे ना रह के ये आपका सेकंड या थर्ड पोजीशन पे चला गया हो। ठीक है, पहले पोजीशन पे आपको कुछ और आते हो, तो इसीलिए मैं बोल रही थी आप इसका लेटेस्ट डाटा याद करो, और इसका जो मेन सोर्स है ना वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, हर साल आता है, नेट पे अवेलेबल है। आप लोग जहां तक हो, जितना हो पॉसिबल हो सके, इसका आप जो बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है ना आप वही इसमें लिखोगे। ठीक है, तो अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज पहले जेम्स एंड ज्वेलरी का है 15.7%। उसके बाद है आपके एलाइड एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, वो 12.3% है। उसके बाद आपके मिनरल फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स वो 11.7% है। एंड देन फिर अदर्स जो आपके बाकी चावल, तंबाकू, कॉफी, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, मसाले। हाँ, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में मसालों का भी काफी हद तक मतलब कह सकते हैं काफी रेशो रहता है, इसमें काफी परसेंटेज रहता है, क्योंकि हम मसाले भी काफी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चाय भी सभी को पता होगा, चाय के भी हम अच्छे खासे एक्सपोर्टर हैं, यहाँ से चाय जाती है। जूट के प्रोडक्ट, पता जूट के प्रोडक्ट्स का क्या है कि पहले हम इसके मेन एक्सपोर्टर थे बट अब नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम इसके फर्स्ट नंबर पे आते थे जूट का जो एक्सपोर्ट करते थे, बट अब नहीं आते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अब इसके काफी सारे कह सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश कंपटीशन में आ चुका है, ये शायद हम पहले भी बात कर भी चुके हैं इस बारे में। ठीक है, तो जैसे कि बांग्लादेश कंपटीशन में आ चुका है और अब वो भी काफी एक्सपोर्ट करता है, तो इसीलिए अब हमारी मार्केट कम हो गई है जूट प्रोडक्ट्स की। वरना पहले एक टाइम था जब हम भारत में इसके जूट के यानी कि पटसन के काफी ज्यादा हम एक्सपोर्टर थे। ठीक है, और कहाँ पे जाता था हमारा सामान, मेनली अमेरिका, जापान, बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन, इसमें जाता था। ठीक, ये कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए जब आप लिख रहे हो, साथ में कितना परसेंटेज आता है वो भी पता होना चाहिए। हीरे ज्वारात लिख लिए, काजू लिख दिया। ठीक है, केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आपको क्या करना है, दो चीज मैंने अभी तक आपको बताई। सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम में आपको क्या बताना है, वॉल्यूम में आप कंपैरिजन करके बताओगे कि 1990 और 1991 के टाइम पीरियड पे आपके वॉल्यूम ऑफ ये फॉरेन ट्रेड के वॉल्यूम क्या था, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना करते थे, अब के टाइम पे हम कितना कर रहे हैं, वो चीज बतानी है। दूसरा आपका कंपोजिशन है, कंपोजिशन में आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि आयात निर्यात आते हैं। ठीक है, आयात निर्यात आपके आयात और निर्यात आते हैं। ठीक है, और आयात निर्यात किस चीज का आप ज्यादा करते हो, किस चीज का आप कम करते हो, ये आपको बेसिकली इसके रचना में यानी कि इसके आपको कंपोजिशन में बताना है। ठीक है, किन किन चीजों का आप मेनली एक्सपोर्ट करते हो, किन किन चीजों का आप मेनली इंपोर्ट करते हो, किन कंट्री के साथ करते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेनली एक्सपोर्ट आप किन कंट्रीज के साथ ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट किन कंट्रीज के साथ ज्यादा कर रहे हो। क्योंकि देखो, अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, अगर मैं ये कह रही हूँ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इसको, इंपोर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है जो जिन कंट्री से हम इंपोर्ट मंगा रहे हैं तो उनका जो मेन हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि जिन जिन कंट्रीज से हम फॉरेन ट्रेड करते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं, तो उनमें ऑब्वियसली बात है परसेंटेज उनका ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी मेन कंट्री। चलो, ये होमवर्क है आपका, ये आप पता करके आना, टॉप 3 कंट्रीज। ठीक है, पहली 3 कंट्रीज जिनके साथ आप इंपोर्ट करते हो ज्यादा और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, और ओवरऑल फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करते हैं कि अगर इंडिया के फॉरेन ट्रेड की हम बात करते हैं ओवरऑल, तो वो 3 कंट्रीज कौन सी। ठीक है, समझ गए मेरा क्वेश्चन कि क्या पता करके आना आपको। यस मैम। क्या पता करके आना, बताओ कौन बताएगा, बताओ। मैम कौन सी कंट्री के साथ हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं? टॉप 3 कंट्रीज आप पता करके आओगे। ठीक है,